कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अक्सर हम बात करते वक्त बातचीत के दरमियान हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हमने अक्सर लिखा है, पढ़ा है मॉर्निंग ब्लिस। शायद ही कभी हमने कहा होगा इवनिंग ब्लिस या फिर नाइट ब्लिस। इसके पीछे की वजह आप सब बखूबी जानते हैं। जी हाँ, कुदरत की एक नेमत है, ऊपर वाले की एक नेमत है। ये जो सुबह हमें मिलती है वो उनका एक उपहार है, एक तोहफ़ा है जो हमें ऊपर वाले ने भेंट की है। तो हमें इस सुबह का एहतराम करना चाहिए, सुबह की हमें इज़्ज़त करनी चाहिए और खुले दिल से हमें इस सुबह का स्वागत करना चाहिए। तो चलिए आइए आज की सुबह का हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। नमस्कार है, वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल माय लवली व्यूअर्स। स्वागत है आपका आपके अपने मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। और आज की सुबह आपके साथ हूँ मैं, यानी आज की सुबह आपके साथ है प्रेरणा। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, नए दिन की शुरुआत अनमोल वचन के साथ। जी हाँ, ये अनमोल वचन जो महापुरुषों के द्वारा कहे गए हैं, हम कोशिश करते हैं कि आप इन्हें देखें, सुनें, अपने जीवन में आत्मसात करें, जिससे आपका व्यक्तित्व निखरे। चलिए आइए नजर डालते हैं अनमोल वचन पर। एक अच्छा इंसान हर सजीव का मित्र होता है। बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे सर आपका हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सर, जैसा कि अभी मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि आज हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मना रहे हैं और ये दिवस उन्हें समर्पित है, जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं, शोधकर्ता हैं। ये दिन उनकी उपलब्धियों को याद करने का, उनकी उपलब्धियों पर जश्न मनाने का दिन है। कई विषयों पर आपने भी शोध किया है और आपका अभी वर्तमान में भी कई विषयों पर आपका शोध जारी है। कुछ कहना चाहेंगे इस खास विषय पर, इस खास दिन पर? सबसे पहले तो इस शोध दिवस की जो 1911 साल वर्षी हम मना रहे हैं, 98वें से ये शुरू हुआ, जिस दिन पोखरण परीक्षण हमारा हुआ था। तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं कि छठा देश हम बन गए थे पूरे वर्ल्ड में, जिस दिन हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हम इस लेवल पे पहुंच पाए। भारत की ये स्ट्रांगनेस है कि यूथ और शोध, दो चीज़ों में हम पूरी दुनिया के एक्सपोर्टर हैं। पूरी दुनिया में, चाहे वो आईटी का क्षेत्र हो, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो या फिर एजुकेशन में, इन चीज़ों में निरंतर शोध की वजह से हम आगे बढ़ पा रहे हैं। कंटिन्यूस रिसर्च की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यूथ को और ख़ास के वो लोग जो रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए बहुत शुभकामनाएं उनको इस दिवस का। और हम इस निरंतर इस सरकार कोई दिवस मनाती है तो वो प्रयास होता है कि उन दिवस के लिए जो स्पेसिफिक जो है वो थ्रस्ट और ऊर्जा उनको मिले। और गवर्नमेंट की तरफ से अगर मैं बात करूँ यूनानी मेडिसिन का, तो यूनानी मेडिसिन में भी बहुत तेज़ी से शोध हो रहे हैं। इसमें सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा पैसे भी, स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार की तरफ से इसमें फंड भी बहुत अच्छे हैं। और अपने राज्य में भी 5 विषयों में शोध, 14 टोटल विषय, 5 में इसमें शोध हो रहे हैं। तो सबको शुभकामनाएं इस दिवस की। जी सर, आप तन्वी जी, आप तिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और तिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल यूनानी चिकित्सा के लिए ही जाना जाता है। मुझे लगता है कि शायद पटना का, अगर हम हमारे शहर का, ये एकमात्र इकलौता कॉलेज है जहाँ पर यूनानी चिकित्सा के बारे में, जहाँ पर यूनानी पद्धति से इलाज होता है और इसके बारे में लोग स्टडी भी कर सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि यूनानी पद्धति के बारे में आप सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं। ये भारत की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है जिसके बारे में अभी भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको इसके बारे में जानकारी है। मैं चाहूँगी कि आप आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उन लोगों तक ये जानकारी पहुँचाएं। जी, यूनानी जो नाम है वो ग्रीस, अभी जो एक वर्ड है, वर्ल्ड का एक देश है यूरोप में, वहाँ से वर्ड आया है। ग्रीक मतलब यूनानी। ओरिजिन, एज पर ओरिजिन इन कंसर्न ये यूरोपियन थेरेपी है, वहाँ ओरिजिन हुआ। लेकिन आज के डेट में इसका घर जो है वो भारत ही है। भारत में सबसे ज़्यादा ये पद्धति का फैलाव है। और एक टिकेडियल एक संस्थान है भारत सरकार की, जो हमारी पेटेंट को, हमारे नुस्खों को, हमारे एंशियंट बुक्स को इकट्ठा करती है। तो आयुष में जो चीज़ें अब तक उसने इकट्ठा करी है 3 लाख के आसपास, उसमें 2.25 लाख अकेले यूनानी का है। तो ये जो संरक्षण की व्यवस्था है, इसमें ये बताता है कि भारत में किस तरह से ये सदियों से, और यहाँ की प्रवृत्ति जो यहाँ का इकोसिस्टम है उसके हिसाब से मूलभूत तौर पर यहाँ पे सेट करता है ये। तो अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनानी का जो प्रचार और प्रसार और यहाँ जो फैलाव है वो भारत में ही है। भारत में इसमें 50 के आसपास कॉलेजेस हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट है जिसमें भारत के जो मित्र देश है वहाँ से भी लोग रिसर्च करने आते हैं। और दूसरा, अपने राज्य में जो ये कॉलेज है, गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना, कदम कुआं, ये 1926 से गवर्नमेंट का कॉलेज है। भारत का सबसे पहला गवर्नमेंट कॉलेज है यूनानी का, जहाँ 14 विषयों में पढ़ाई हो रही है।
14 डिपार्टमेंट्स यूजी के हैं और 5 डिपार्टमेंट पीजी का है। ओपीडी सुविधा यहाँ पे सुबह से जैसे राज्य के दूसरे सारे मेडिकल कॉलेज एंड पीएससी सीएससी में होता है, उस तरह यहाँ भी सुबह 8:30-9 बजे से जो 2 शेड्यूल होता है ओपीडी शुरू होती। अच्छी खासी हमारी 500 के आसपास डेली की ओपीडी होती। सरकार की तरफ से यहाँ सारी सुविधाएं, दवा है, कंसल्टेशन है, जो रेजिमिनल थेरेपीज़, कुछ फिजिकल थेरेपीज़ होती हैं वो, आईपीडी की सुविधा, न्यूरो रिहैबिलिटेशन एक सेंटर है वो, ये सारी चीज़ें सरकार की तरफ से हम फ्री दे रहे हैं। हाँ, ये है कि लोगों में प्रसारित थोड़ा कम है, लेकिन ये घर घर में है। जो आप काढ़ा पीते हैं, जो आप जोशांदा पीते हैं, जो हमदर्द का नाम आपने सुना होगा, ये सब यूनानी विधि की ही चीज़ें हैं। तो अब बहुत तेज़ी से पिछले 1 दशक में जिस तरह से सरकार ने इसको हर लेवल पे मेन स्ट्रीम करने का काम किया है, इस वजह से ये लोग तक जन जन तक पहुंच रहा है। और लोगों में खास के ऐसे हम इस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का दौर है। मतलब हर 3 सेकंड में एक आदमी दवाओं के रेजिस्टेंस से मर रहा है, केमिकल दवा खा के। वहाँ पे आयुष की ये जो पद्धति होती है, यूनानी, आयुर्वेदा, इनकी विश्वसनीयता और थोड़ी सी इसका फेथ और इसका जो रैशनल यूज़ है और बढ़ जाता है कि लोग कम से कम दवाएं खा के बीमार ना पड़े और मरे ना। तो अभी जैसे कोविड के दौर में आपने देखा कि जो काढ़ा था कितना सारा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया और लोग कितना इससे फ़ायदे में आए। रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ थी कोविड-19 की, उसमें लोगों में घर घर तक और हर जगह इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। तो इस वजह से अब जल्दी से यूनानी विधि जो है लोगों में फैल रही है। हम बात कर रहे थे सर यूनानी चिकित्सा के बारे में, जिसके बारे में आज भी आपने कहा इसका ओरिजिन कहा जाए तो ग्रीस से है, लेकिन फिर भी भारत एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा इसका लोग लाभ उठा पा रहे हैं इस पद्धति का। लेकिन बावजूद इसके हम इस पद्धति के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जानकारी कम है। हमने इस विषय पर बात की, जिसकी शुरुआत कैसे हुई। सर जानना चाहूँगे कि ये जो प्रणाली है, ये जो पद्धति है, इसको लेकर के बहुत सारी हमारे आजकल हर दिन जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर होती जा रही है। हर आए दिन एक नई बीमारी, एक नया चैलेंज हमारे सामने आ रहा है। कुछ बीमारियां हमारे लिए लाइफ थ्रेट है। क्या उन बीमारियों पर भी, उन रोगों पर भी ये पद्धति कारगर है, ये मेडिसिन कारगर है? यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो भारत सरकार ने इसको बढ़ावा दिया है और इसको स्पेशलाइज किया है कुछ चीज़ों में, तो इसका स्ट्रांग होल्ड है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी वो डिज़ीज़ जो एक दूसरे से फैलती नहीं है लेकिन बहुत लाइफ थ्रेटनिंग है। कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, लोगों की जो लाइफ स्टाइल है बहुत इससे सफ़र करती है। आप देखें तो पूरी दुनिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ 71% है, जिसमें डायबिटीज़ आता है, जिसमें हाइपरटेंशन आता है, जिसमें आपको और भी मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ आती है, स्किन डिजीज़ जिसके लिए हम स्पेशलाइज्ड हैं। और इन डिजीज़ में खान पान, रहन सहन के अलावा इम्यून सिस्टम का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इम्यून सिस्टम बॉडी में जो भी हेल्थ की हालत में हम होते हैं, डिजीज़ की, वही गवर्न करता है इसको। तो अगर इम्यून सिस्टम आपका सही नहीं है तो आप जल्दी बीमार पड़ेंगे। जैसे आप देखिए कि अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके साथ साथ दूसरे इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। कोविड के दौर में फंगल इन्फेक्शन लोगों को हो गया। इसी तरह से ये जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हैं, जो लॉन्ग रन में क्रॉनिक डिजीज़ कहलाती हैं, इन चीज़ों के लिए हम लोग स्पेशलाइज्ड हैं। हमारे पास पेशेंट इसके आते हैं, 10 से 11 ओपीडी है हमारी, और यहाँ पे हम उनको देखते हैं। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है कंपैरेटिवली, इसलिए कि जो हमारी दवाएं हैं वो नेचर बेस्ड होती हैं। जो नेचर से केमिकल निकला, मिनरल्स निकले या फिर हर्बल्स दवाएं, हर्ब्स हमने लिए, तो इनका जो एक्शन है कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्लो है। लेकिन 2 चीज़ें बहुत अच्छी है कि इसका प्रोग्नोसिस, मतलब जो इसका इफ़ेक्ट है, ज़्यादा अच्छा है, और दूसरी ये अपने बॉडी को तैयार करता है आपके एक्शन लेने के लिए। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ आज के दौर में टेंशन की हो गई है कि ड्रग रेसिस्टेंस से पूरी दुनिया झेल रही है। एंटीबायोटिक के आविष्कार से पहले जितने लोग मरते थे इन्फेक्शन से, उससे ज़्यादा लोग, WHO का डेटा है कि एंटीबायोटिक्स के, एंटी फंगल दवाओं के रेसिस्टेंस से मर रहे हैं। आप सिर्फ स्किन डिजीज़ की अगर बात करें तो हर कोई, आप देखें हर दूसरा कोई आदमी स्किन डिजीज़ में आजकल मुब्तला है। वजह क्या है कि जो इनकी टॉप लाइन की ड्रग है, केमिकल बेस्ड है, वो रेजिस्टेंट हो गई। इन ऐसी जगहों पे यूनानी विधि या हर्बल जो आपकी आयुर्वेदा है, ये बहुत कारगर है। इनकी दवाएं बहुत अच्छा असर देती हैं, इम्यून सप्रेस नहीं करती। इवन कि आपके इम्यून के सिस्टम जो है, जो लड़ने की क्षमता होती है, रोधक क्षमता, उसको भी बढ़ाती है और साथ साथ मदद भी करती है इन रोगों में। तो ये जो लॉन्ग, सबसे लाइफ थ्रेटनिंग मैं कहूँगा, अगर इमरजेंसी और एक्सीडेंट्स को छोड़ दें,
तो ये जो लॉन्ग रन में जो धीरे धीरे लोगों को मारती है और उनकी जो काम करने की पोटेंशियल भी ख़त्म कर देती है, इन डिजीज़ों में अगर आप यूनानी सिस्टम में आते हैं, अपनाते हैं, तो बहुत अच्छा इफेक्ट इसका है और बहुत इसका कारगर इन सेंस में है कि कॉस्ट भी कम होता है, लोगों को साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है और बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको लगेगा कि वो चीज़ें जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो हर्ब्स जो डेली आप चाय के तौर पे पीते हैं, उनका मेडिसिनल अप्रोच कैसे हो सकता है, वो कैसे आपको बीमारियों को सही कर सकती हैं। तो इस वजह से इस तरह की जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं उसमें बहुत कारगर है यूनानी दवाएं। ख़ास तौर से अगर मैं बात करूं डायबिटीज़ की, हर दूसरे घर में दूसरे घर का एक सदस्य जो है मेंबर वो डायबिटीज़ का शिकार है, तो ये बीमारियां क्या इन बीमारियों में भी कारगर है? हाँ, बहुत कारगर है। देखिए, डायबिटीज़ को समझना होगा। मैं अपने दर्शकों से और आपसे भी मैं बस एक सवाल पूछूंगा, क्या आपने देखा आपके आसपास कभी भी कोई पेशेंट मॉडर्न की एलोपैथी की दवाएं लेते हुए सही हो गया हो डायबिटीज़ का? नहीं। डायबिटीज़ को थोड़ा समझना पड़ेगा अलग तरीके से। दिन में 3 बार आपका शुगर बढ़ता है, एक बार जब नाश्ता करते हैं, दोपहर का भोजन और शाम का। तो शुगर आपका बढ़ता है, लेकिन बॉडी उसको एडजस्ट कर लेती है। अभी तक जितनी दवाएं हम डायबिटीज़ के लिए ज़्यादातर दे रहे हैं, वो शुगर के लेवल को कम करती है। खून में जो शुगर का लेवल बढ़ गया उसको कम करती है, लेकिन शुगर का लेवल क्यों बढ़ रहा है, इस पे काम करती है यूनानी मेडिसिन। जड़ से ख़त्म, वो क्या कारण है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, या आपको स्ट्रेस हो गया है, या आपको कुछ और भी बीमारियां हो गई जिसकी वजह से शुगर का लेवल बढ़ के ज़्यादा खून में आ रहा है। तो हम लोग यूनानी विधि से उस कारणों पे काम करते हैं जिस कारण से ये आपको शुगर बढ़ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिसमें अर्ली कंट्रोल के साथ, जाहिर है कि कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा, कंट्रोल नहीं करेंगे तो एक तरफ दवाएं चल रही हैं, फिर वो जो कारण हो रही हैं बीमारी के वो भी आप लेंगे तो फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो कंट्रोल के साथ साथ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कर देते हैं, खान पान, हमारी दवाएं जो हर्बल दवाएं होती हैं, इससे बहुत ऐसे पेशेंट हैं जिनकी दवाएं छूट गई और वो अच्छा जीवन जी रहे हैं। नॉन इंसुलिन वाले पे ऐसा डायबिटीज़ जिसमें अभी इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ पा रही हो, तब जो इंसुलिन पे चले गए हैं, जिनके अंदर इंसुलिन जो बनता है नेचुरल बॉडी में वो बनना ही बंद हो गया, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग दवा नहीं कर सकते। लेकिन वो जो अभी सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन बॉडी में बन रहा है, सफिशिएंट नहीं है, या शुगर लेवल ज़्यादा हो गया, तो वो लोग हमारे यहाँ सही हो रहे हैं। जी, डॉक्टर तनवीर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो हमारी सरकार है, जितने भी तमाम गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल हैं, उनमें जो सरकारी स्वास्थ्य संबंधी जो योजनाएं हैं उसको लेकर के आयुष्मान भारत कार्ड है वो बनाया गया है, जिससे आम जन को इसका लाभ हो सकता है और बहुत कम दर में वो अपना इलाज वहाँ करा सकते हैं। क्या तिब्बी कॉलेज हॉस्पिटल जो है, अगर मैं उसकी बात करूँ, तो क्या वहाँ पर भी ये सुविधाएँ हैं? गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना जो कदम कुआं में स्थित है, यहाँ एक यूनिक हेल्थ सर्विसेज हम इस तरह से देते हैं कि इवन के जो प्रिस्क्रिप्शन बनता है उनका रजिस्ट्रेशन का भी हम पैसा नहीं लेते। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद 10 OPD हमारी, चाहे आप गायनी में चले जाएं, स्किन में चले जाएं, मेडिसिन में चले जाएं, कम्युनिटी मेडिसिन में चले जाएं, रीजनल थेरेपी जो आप नाम सुनते होंगे, कपिंग, मसाज, वेपर, ये सब की थेरेपी भी हमारे यहाँ। इन सारी थेरेपी में किसी भी OPD में चले जाएँ, निःशुल्क आपको जो कंसल्टेशन होता है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद जो दवाएं लिखते हैं या फिर थेरेपीज़ हम लिखते हैं, उन थेरेपीज़ का thousands रुपीज़ कम से कम प्राइवेट में चार्ज होता है, ये सब हम फ्री में देते हैं। दवाएं ऑन एन एवरेज 300+ की दवाएं हम लोग फ्री में देते हैं पेशेंट्स को। 400-500 पेशेंट डेली होते हैं। तो आयुष्मान भारत से टैग के बाद भी लोग आ सकते हैं, लेकिन ये सारी सुविधाएं हमारे यहाँ, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग आते हों समाज के, ये सारी सुविधाएं हम फ्री में देते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। इस तरह के हॉस्पिटल्स बहुत कम हैं जहाँ 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं होना है, और जो सुविधाएं स्टेट ऑफ द आर्ट मिलनी है वो सब फ्री की फ्री मिलते हैं। जी, डॉक्टर तनवीर, कहते हैं कि अमूमन लोगों का ये सपना होता है वो डॉक्टर और इंजीनियर बने। आम तौर पर देखा जाए हमारे बिहार की अगर मैं बात करूँ तो सिविल सर्विसेज में भी जाना एक सपना होता है। आपने लेकिन चिकित्सा, आपने मेडिकल फील्ड को चुना और उसमें आपने यूनानी सिस्टम को, जो आपके भीतर ये ख्याल आया कि आपको इसमें रिसर्च करना है या इसमें आपको आगे की शिक्षा लेनी है, तो ये थॉट आपके भीतर कैसे आया? क्या फैमिली में किसी को आपने देखा, किसी ने इंस्पायर किया? कुछ बताना चाहेंगे? जो अगर सही बात मैं करूं तो मैं मेडिकल एस्पायरेंट था पटना में ही। मैं +2 करके मैं तैयारी कर रहा था MBBS का। तो उस वक्त बहुत जानकारी हमारे पास पे नहीं थी, लेकिन जब फर्स्ट लाइन जो चॉइस होती है कि MBBS हम लोग करें, उसमें मार्क्स कम आए तो दूसरा ऑप्शन था आयुष का हमारे पास, तो यूनानी मैंने उसमें चूज़ करा। तो फर्स्ट टाइम उस वक्त तो पता नहीं था यूनानी क्या है। फिर जो भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहाँ का एक कॉलेज है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया
भारत का एक बेहतरीन सेंटर है यूनानी का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बैंगलोर। वहाँ से मैंने पीजी किया 2012 में। उस वक्त तक जब यूनानी में एंट्री की जहाँ तक बात है मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं यूथ से अब कहना चाहूँगा कि आज के डेट में एज़ पर MBBS सारी सुविधाएं सरकार दे रही हैं। चाहे आप आयुष में आयुर्वेदा चूज़ करें, चाहे आप होम्योपैथी चूज़ करें, चाहे आप यूनानी मेडिसिन चूज़ करें, इंटर्नशिप में जो पैसे मिलने हैं वहाँ से लेके MD के जो पैसे मिलने हैं, जो जॉब आपका क्रिएशन होगा, चाहे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मेडिकल ऑफिसर में, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर से ज्वाइन करें, या फिर आप फील्ड में जाकर मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन करें, दोनों के जो सैलरी सेटअप है ऑलमोस्ट गवर्नमेंट का सेम है। जो सुविधाएं गवर्नमेंट PMCH NMCH के डॉक्टर्स को दे रही हैं, वही सुविधाएं यहाँ गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज, गवर्नमेंट यूनानी कॉलेज को दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि रिसर्च के फील्ड में ये नया है, नया इन द सेंस कि गवर्नमेंट ने अभी 1 दशक से इस पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ रहा है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस बन रहे हैं दुनिया में, और भी जहाँ भी, जैसे मिडिल ईस्ट है, इधर आपको सेंट्रल एशिया में है, यूरोप में है, अलग अलग जगहों से हमारे MOUs साइन हो रहे हैं। तो यूथ के लिए और भी संभावनाएं बढ़ रही हैं। आप भारत में रह के, बिहार में रह के, और उसके बाहर भी अगर कहीं भी कोलैबोरेटिव रिसर्च करना चाहते हैं, तो दुनिया में सबसे बड़ा जो इस तरह के देशी चिकित्साओं का एक्सपोर्टर है वो इंडिया है। तो मैं यूथ को इनवाइट करूंगा इसमें कि इस फील्ड में आप लोग आए, ना कि सिर्फ लोग जो सफ़र कर रहे हैं उनके लिए हम एक आंसर हैं, एक अल्टरनेटिव है। दूसरा ये कि ये शो करता है कि हमारे देश में एक ऐसी पद्धति है, ऐसी पद्धतियों का मतलब कि जाल है जिसके तही हम पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को जो हेल्थ से बढ़ी वाली जो हेल्थ की समस्या है उसको दूर करने का हम समाधान दे सकते हैं। जैसे हमने देखा कि पूरे वर्ल्ड में योगा गया, यहाँ से योगा दिवस मना रहे हैं दुनिया में। इसी तरह आयुष पोटेंशियल रखता है यूथ से, इसलिए मैं इनवाइट करूँगा कि आप इसको कैरियर के तौर पर चूज़ करें। जो एक पैसे की बात होती है वो तो आपको मिल ही रही है, दूसरे ये है कि आपको हेल्थ के को देखने का एक नया नज़रिया मिलेगा इसमें। डॉक्टर तनवीर, आपने कुछ विषयों पर शोध भी किया है, हम उस पर भी बात करेंगे विस्तार में, लेकिन आपकी कुछ पुस्तकें भी आई हैं, आप ऑथर भी हैं, कुछ बुक्स, कुछ मैगजीन्स भी आई हैं, कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? क्या है, आपने किन सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखकर वो बुक लिखी है और क्या बताना चाहा है? एक्चुअली हम रिसर्च जब हम लोग करते हैं तो PG में, पोस्ट ग्रेजुएशन में रिसर्च होता है, तो उसमें हमें 2 चीज़ सिखाया जाता है। एक तो शोध के साथ साथ पब्लिकेशन। जो रिसर्च होता है उसका जो अल्टीमेट गोल होता है, जो आपने रिसर्च किया उसको पब्लिश कीजिए ताकि लोगों तक वो पहुँचे। तो उसी दौरान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बैंगलोर में जब मैं था, तो हमारी जो यूनानी की जो बेसिक फ़िलासफ़ी है, ह्यूमर, उस पे मैंने बुक लिखी उसको। एक इलाज भी तदबीर पे, एक स्किन पे बुक हमारी उस वक्त आई थी। अभी तो ऑलमोस्ट 80+ मेरे रिसर्च पब्लिकेशन से, रिव्यू एंड रिसर्च दोनों। तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे कुछ बेसिक्स जो इनकी उस पे लिखा हमने, और बीमारियों पे कुछ हमने रिसर्च किया। जैसे नेक पेन पे, बैंगलोर में बहुत ज़्यादा है नेक पेन, वहाँ पे कंप्यूटर लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मौसम भी ठंडा रहता है। यूथ को पहले ये 40+ लोगों को ज़्यादा होता था, लेकिन अब बहुत अर्ली शिफ्ट हो गया नेक पेन। उसमें बहुत दर्द होता है लोगों को और ये ठीक नहीं होता है। तो हमने एक अल्टरनेटिव थेरेपी के तौर पर रेजिमिनल थेरेपीज़ पे अप्लाई किया था, जो थेरापेटिक मसाज होता है। तो वो हमने शोध किया था, जो ओरिजिनल शोध मेरा उस वक्त हुआ, तो वो छपा इंटरनेशनल जर्नल में, बहुत अच्छा रिसर्च हुआ वो। साथ में अभी यहाँ बिहार में मेरे अंडर 15 ऐसे रिसर्च स्कॉलर्स हैं जिसको मैं रिसर्च करवा रहा हूँ, अलग अलग चीज़ों पे वो रिसर्च कर रहे हैं। बिहार में एक बड़ी समस्या है चमकी बुखार की। चमकी बुखार जो कुछ स्टेट्स इसमें डिस्ट्रिक्ट्स में हो जाते हैं, बच्चे से सफ़र करते हैं। हाँ जी, जापानीज एन्सेफेलाइटिस के तौर पे ये होता है, और इसकी अभी तक दुनिया को इसका कारण सही पता नहीं पड़ पाया है। इसको अलग अलग थ्योरीज दी जा सकती हैं। जो चाइना से लीची आ गई थी उसकी वजह से हो सकता है, बच्चे मालनरिश्ड होते हैं, भूखे पेट रहते हैं, इसकी वजह से हो सकता है। कुछ वायरल कॉज बताए गए। तो हमने भी आयुष की तरफ से भी कि इसको हम समझ सकें कि ये एक रिसर्च हम उस पर भी करवा रहे हैं कि चमकी बुखार एक बिहार की, हमारे स्टेट की जो समस्या है उसको हम सोल्व करें। एक रिसर्च में कुछ सामने आया अभी तक हमने जो रिसर्च थ्योरेटिकल अप्रोच है, अभी फील्ड में रिसर्च शुरू होना है, फील्ड में जाके हमारा PG उस पर रिसर्च करेगा। तो अभी तक हमने सिमिलरिटीज़ जो देखी हैं, हमारे यहाँ कुछ बीमारियाँ हैं जो पहले से डिस्क्राइब की गई हैं, लेसरगस वगैरह कुछ नाम है उसका, तो उससे उसका बहुत ज़्यादा कंपेटेबिलिटी मिल रही है, इनके सिम्टम्स वैसे ही हैं। तो हमें लग रहा है कि हमारा अप्रोच बहुत सही जा रहा है और कुछ ना कुछ हम उसके लिए यूनानी विधि से उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे। आने वाले कुछ वर्षों में हम उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, कुछ हमें इसमें देखने को मिलेगा, बिल्कुल, कुछ ना कुछ परिणाम।
इसी तरह से एक रिसर्च आया था अजीम प्रेम जी जो है उनकी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि बिहार के स्लम्स एरिया में कोविड-19 का जो प्रकोप है बिल्कुल नहीं है। तो हमारा अलार्म हमारे मन में आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लोग जो स्लम में रहते हैं उनको कोविड-19 नहीं हुआ है। तो इस फैक्ट को चेक करने के लिए एक सर्वे स्टडी भी मैं करवा रहा हूँ अपने स्टूडेंट से कि हम इसको क्लेम को थोड़ा सा नेगेटिव पहलू में जाने का ऐसा नहीं है। कोविड उनको भी गया है, भले कम हुआ है उनको, और दूसरे हम समझेंगे कि अगर कम कोविड के केस स्लम में हुआ है तो ऐसी क्या वजह रही, उनका इम्यून सिस्टम किस तरह से था जो उनके अंदर कोविड का प्रकोप कम हुआ। तो अपने आप में एक स्टडी अलग होगी कि हम उस एरिया को भी स्कैन कर पाएंगे जो जनरली हमारे मेन स्ट्रीम हेल्थ से छूट जाता है। इसी तरह से टोटल 15 के आसपास है। एक स्टडी हम लोग सेफ्टी इशू पर कर रहे हैं जो हिजामा प्रोसीजर्स हम लोग करते हैं। कपिंग आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा चलन है इसका, एथलीट्स लोग करवाते हैं। विराट कोहली को आपने देखा होगा, माइकल फिलिप्स को आपने देखा। कपिंग एक थेरेपी तो जल्दी से पेन रिलीव करता है। तो उसकी सेफ्टी इशू पे SOPs डेवलप करना होता है हमको कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स क्या होना चाहिए, उस पर भी एक हमारा रिसर्च हो रहा है। इस तरह से कंटिन्यूस जो थर्ड बैच हमारा रिसर्च का आया है, एक तो मैंने खुद रिसर्च किया, 80 के आसपास मेरे पब्लिकेशंस हैं, और अब मैं लोगों से रिसर्च भी अपने अंडर सुपरवाइज कर रहा हूँ इन चीज़ों को। डॉक्टर तनवीर, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना में। मैं जानना चाहूँगी वहाँ पर जो स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं, जो छात्र आ रहे हैं शिक्षा लेने के लिए, उनके भीतर आप इसको लेकर के कितना रुझान देखते हैं यूनानी मेडिसिन को लेकर के, कि या फिर उनके साथ भी वो इत्तेफाकन हुआ कि उन्हें यहाँ आना पड़ा, या वो बाय इंटरेस्ट वहाँ पर मौजूद हैं, वो शिक्षा ले रहे हैं? ये चीज़ अब भी है कि कुछ लोग, चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से भी और समाज में भी ये चीज़ ज़्यादा प्रचलित नहीं है आयुष, लेकिन पिछले 10 साल में ये सिनेरियो चेंज हुआ है। अब लोग बाय चॉइस इसको चूज़ कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो नीट के थ्रू आते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो 600+ मार्क्स लेके आए, कई ऐसे बच्चे हैं जो 500+ बैच लेके आए। तो अभी पिछले 10 साल में जो मैं बता रहा था कि रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ा है। आप अगर सिर्फ इनटेक देखें तो 3 गुना बढ़ गया इनटेक हमारे कॉलेजेस में। पहले 40-45 के आसपास स्टूडेंट हुआ करते, आज 125 का इनटेक। बच्चे बहुत ज़्यादा इसको कैरियर के तौर पे देख रहे हैं, और दूसरे वो इस तरह भी ले रहे हैं कि ये फील्ड बहुत ज़्यादा अभी पॉपुलर नहीं होने की वजह से संभावनाएं ज़्यादा हैं इसमें। तो वो लोग जो इसमें जल्दी आके और अपने करियर को देखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। मेन स्ट्रीम में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। आप देखें नीट में जो परीक्षा होती है तो कॉलेजेस कितने कम है गवर्नमेंट के हमारे पास, MBBS के जो है, मुझे लगता है परीक्षार्थी हर वर्ष तो इसमें जी, अपेयर तो होते ये जो हैं। फ्रेश माइंड है उनको इनविटेशन है, और आ भी रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे इसमें। और दूसरे, जब सरकार ने सारी सुविधाएं आपको बराबर दे दी, तो इस कंडीशन में आपकी जॉब सिक्योरिटी भी बहुत अच्छा है। अभी 3200 कुछ जॉब आ रही हैं एक साथ भारत में किसी भी राज्य से ज़्यादा 3200 कुछ आयुष ग्रेजुएट्स आपको गजेट पोस्ट पर लग जाएंगे। तो यूथ के लिए अब ऑप्शन बन रहा है, और ये लोग देख भी रहे हैं। दूसरे, जो हमारा सबसे बड़ा काम है जॉब के अलावा, जो पहला काम है वो होता है कि दुनिया में जो लोग सफ़र कर रहे हैं डिफरेंट की बीमारियों से, और बीमारियों का लोड बढ़ता जा रहा है। जैसे मैं आपको कहूँ कि हॉस्पिटल के सामने जो भीड़ है वो सेलिब्रेट करने की नहीं होनी चाहिए। भीड़ मॉल्स में होनी चाहिए, थिएटर्स में होनी चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल में आप जो भीड़ देख रहे हैं, तो ये हेल्थ सिस्टम का कहीं ना कहीं फेलियर है। तो इस फेलियर को काउंटर करने के लिए भारत सरकार पूरी दुनिया में अल्टरनेटिव थेरेपी को बढ़ावा दिया जा रहा है। WHO ने इवन फॉक मेडिसिन, जो लोग खेतों में करते हैं, पहाड़ियों में करते हैं, जंगलों में, उनको भी रिकॉग्नाइज कर दिया। किसी भी हालत में आप डिजीज़ का लोड कम करो। हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी इस डिजीज़ का जो बर्डन है उसके साथ एग्जिस्टिंग डिजीज़ के साथ साथ री इमर्जिंग ऑफ डिजीज़ हो रहा है। और अभी जान के हैरान हो गए कि डिजीज़ आपस में मिल के आ रही हैं। जैसे TB के साथ मलेरिया, कोविड के साथ फंगल आपने देखा होगा, HIV के साथ TB। तो ये जो कम्बिनेशन है ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत थ्रेटनिंग है। इसलिए हमारी मजबूरी बन गई है कि दुनिया में जितने भी एग्जिस्टिंग आपको सिस्टम है जो डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने का दावा करते हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। और भारत एक ऐसा देश है जिसमें अम्ब्रेला टाइप का मेडिकल सिस्टम है। मतलब एक हॉस्पिटल में आप जाएं, आपका चॉइस होना चाहिए कि आप कौन सी थेरेपी लेना चाहते हैं, आप किस थेरेपी में जाना चाहते हैं। हम लोग धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं। उसी स्कीम के तहत आयुर्वेदा को, यूनानी को, होम्योपैथी को सरकार इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ दे रही, और यूथ भी इसको चूज़ कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि वो अब 22 चॉइस आ रहे हैं इस थेरेपीज़ में।
चलिए, बहुत अच्छी बात है कि यूथ बाय चॉइस आ रहे हैं। और ये भी बात आपने बहुत सही कही कि जो मेडिकल थ्रेट है या डिज़ीज़ का जो थ्रेट है हमारे कंट्री में, या फिर मैं कहूँ पूरे विश्व में ही बढ़ता जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण अगर हम कहें तो हमारी लाइफ़स्टाइल है। हमारी लाइफ़स्टाइल, हमारा खान पीन जो है, बहुत बदपरहेज़ी और बहुत तरह की चीज़ें, तमाम तरह के जी। इसके कॉजेज़ हैं जिसके हम सभी शिकार बन रहे हैं। जो मेडिसिन्स आ रहे हैं, एंटीबायोटिक्स का जो आजकल चलन हो गया है, बात बात पर हम एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, बिना डॉक्टरी परामर्श के हम एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, जिसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है। डॉक्टर, आपसे जानना चाहूँगी कि हम कुछ बीमारियाँ जैसे आपने बताई क्रोनिक डिजीज़ होती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, लेकिन कुछ एक बीमारियाँ ऐसी हैं, जैसे अगर हम बात करें हार्ट डिजीज़ की बात करें, लीवर से संबंधित कोई बीमारी हो, या फिर कुछ वैसी बीमारी जैसे कैंसर जैसी जो बहुत घातक बीमारियाँ हैं, जानलेवा। अगर किसी को, किसी के परिवार में, ईश्वर ना करे कि किसी के परिवार में कोई भी व्यक्ति इससे पीड़ित हो, लेकिन अगर वो हो जाता है तो उसके परिवार की पूरी मनोदशा बहुत ही कमज़ोर हो जाती है, फिनेंशियली वो वीक हो जाते हैं, मेंटली कमज़ोर हो जाते हैं। तो क्या इन प्रकार की घातक बीमारियों में भी यूनानी चिकित्सा जो है वो कारगर सिद्ध हो सकती है? जी, जो कार्डियक बीमारी आपने कहा कि हार्ट की बीमारियाँ होती हैं या कैंसर होती हैं, डायबिटीज़ बहुत लंबा चलता है, और बहुत सारी स्किन डिजीज़ जो ऑटोइम्यून बहुत लंबा चलता है। इन बीमारियों में अभी भी दुनिया में हम लोग प्रिवेंशन पे ही ज़्यादा काम कर रहे हैं, चाहे वो एलोपैथिक मेडिसिन हो, चाहे वो आयुष या यूनानी हो। तो एक जो सबसे बड़ा इसमें काम होता है कि इस तरह के लक्षण कभी दिखें तो अर्ली आप डॉक्टर से मिलें। इससे क्या होगा कि जितनी जल्दी उसकी पहचान हो जाएगी, उतना देर तक आपको बचाया जा सकेगा। इन बीमारियों में बहुत सारी बीमारी, कार्डियक बीमारियों को तो मैं कहूँगा कि ज़्यादातर ये लाइफस्टाइल और खान पान से हो रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट है बीमारियों के लिए, कारण का निवारण। कारण का निवारण ही डिजीज़ का ट्रीटमेंट का तरीका है कि जिस वजह से आपको बीमारी हुई है, अगर उसको हम दूर कर देते हैं तो बहुत आसान है, उससे आप बच जाते हैं। तो अर्ली अगर डायग्नोसिस कार्डियक प्रॉब्लम्स हो जाती, ज़्यादातर स्ट्रेस से लोगों को हो रहा है, खान पान से हो रहा है। जो हमारी खान पान की शैली, भारत जैसे देश में हमारी वेस्टर्न शैली बहुत जल्दी से आ गई है। हम लोग रेडी टू ईट वाली जो चीज़ें होती हैं वो परचेज़ करते हैं, टंग को अपने सेटिस्फेक्शन के लिए खाते हैं, पेट के लिए नहीं खाते हैं हम, या शरीर के लिए नहीं खाते हैं। तो इन कारणों से जो बीमारी हो रही है, इन कारणों को जल्दी से अगर हम दूर कर दें तो बिना दवा के भी हम ठीक हो सकते हैं। लेकिन लोगों के पास पेशेंस नहीं होता है, वो चाहते हैं। उदाहरण आप हाँ। देना चाहेंगे कि जो कुछ ऐसी घातक बीमारियां जो आपके कार्यकाल में, जिनसे उन्हें निजात मिली हो, वो ठीक हुए हो, बिल्कुल स्वस्थ हुए हो? देखिए, लीवर की ज़्यादातर बीमारियाँ जो भी आप सोच सकते हैं, लीवर की ज़्यादातर बीमारी कैंसर से पहले की चीज़ है, वो उसके लिए यूनानी स्पेशलाइज्ड है। हमारे यहाँ इवन बहुत सारे ऐसे केसेस, हेपेटाइटिस के भी ठीक हो रहे हैं। तो लीवर की अगर कोई भी क्रॉनिक बीमारी हो रही, घातक बीमारियाँ हो रही, उसके लिए आप आराम से गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना में यूनानी के डॉक्टर्स को आप कंसल्ट कर सकते हैं। एक जो हमारे यहाँ सेंटर है रिहैबिलिटेशन का, आप देखेंगे बहुत सारे लोग पैरालिसिस हो जाता है, पैरालिसिस के बाद वो उठ नहीं पाते हैं, अपना काम नहीं कर पाते हैं, इवन के बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वॉशरूम नहीं जा पाते हैं। तो हमारे यहाँ एक सेंटर है जो रिहैबिलिटेशन सेंटर, न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है। उस सेंटर में ऐसे लोगों को हम लोग एडमिट करते हैं और उनको कम से कम इतना कर देते हैं कि अपना सारा काम खुद से कर सकें। अदरवाइज़ नहीं तो एक तो कॉस्ट तो आ रहा है, वो तो बीमार है, साथ साथ घर के लोग भी उसको बहुत सफ़र करते हैं। तो ऐसे लोग जो कहीं से थक हार के ज़्यादातर, अच्छा एक चीज़ मैं बताऊं कि ज़्यादातर हमारे पास जो पेशेंट का जो स्टेटा आता है वो हर जगह से दिखा के ही आते हैं। तो इस चीज़ों के बारे में इसमें मायूसी नहीं, सेलिब्रेशन पॉइंट है, दे आर स्टिल कंसिडरिंग अस। तो वो ज़्यादातर ऐसी बीमारी आते हैं जो कहीं से लाइलाज कह दी जाती है। तो ऐसे जो सारे लोग हों, चाहे जो फालिज मार दिया हो, लकवा हो गया, उनको लीवर की डिजीज़ सही नहीं हो पा रही हो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो गए हों, बहुत दिनों से पीड़ित हो, कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है, नहीं ठीक हो पा रहा है, उन सारे डिजीज़ वालों को मेरा आग्रह है कि एक बार यूनानी पद्धति से आप ज़रूर दिखाएं। और दावा नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नोटिफाइड डिजीज़ में दावा आप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो असर है यूनानी का और हर्बल थेरेपीज़ का, वो आपको चौंका देगा कभी कभी कि मिनिस्ट्री में लोग कह रहे हैं ठीक नहीं हो रहा, यहाँ कैसे ठीक हो गया। तो इस तरह की जितनी भी बीमारियाँ हैं उन लोगों को मैं आते हैं लोग, मैं कहूँगा कि आप ज़रूर, इवन कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस आप कहते हैं कि, या दुनिया कहते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ये ठीक नहीं हो, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हमारे यहाँ ठीक हो गए हैं। उसको कम से कम लोड तो उनका हम 80% से ज़्यादा कम कर देते हैं, जो बाहर कहीं ठीक नहीं होता है।
बस समस्या है कि लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, लोगों के पास इसकी जानकारी नहीं है। तो लोगों को अवेयर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? एक तो यही प्रयास है जो जी। आपने हमें बुलाया, ये जी, जी। बहुत अच्छा प्रयास है कि 1926 से उस वक्त इवन के इस देश में भी, इस राज्य में भी और देश में बहुत कम इंस्टीट्यूशन होंगे। 1926 से गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है। ये कमी दोनों तरफ से रही है, इससे जुड़े लोग और सरकार दोनों तरफ से, लेकिन अब दोनों ने इनको सही से प्रचालित हम लोग नहीं कर पाए भारतीय सभ्यता में, जो हमारा ट्रीटमेंट मॉड्यूल्स हैं। लेकिन अब आप देखेंगे पिछले एक दशक से जल्दी से लोगों में फैले। इसके लिए हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम कराते हैं, हम लोग ऑनलाइन सेशंस कराते हैं, लोगों में कैंप्स करवाते हैं, पब्लिक में जाके आउटरीच कैंप करते हैं, ये लोग सारी चीज़ें। तो अब धीरे धीरे इनकी अवेयरनेस फैल रही है। और ये जो दशक है, आप समझिए कि जो करंटली आ रहा है, ये हर्बल थेरेपीज़, यूनानी और आयुष का ही है। तो अब ज़्यादातर लोगों तक हम आउटरीच करते हैं। इसको हम इसलिए भी बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जो ओपीडी आईपीडी में पेशेंट्स हैं, मल्टीपल फोल्ड्स बढ़ रहे हैं वो। इसका मतलब है लोगों तक जानकारी जा रही, लेकिन हाँ, अभी भी हम लोग उस लेवल पर नहीं है जहाँ तक इसको होना चाहिए था। जल्दी सरकार की तरफ से, हमारे इंस्टीट्यूशन की तरफ से कोशिश हो रही है कि इन चीज़ों को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा हम पहुँचा सकें। हाँ, मेरा आग्रह है गवर्नमेंट से भी कि इनके इंस्टीट्यूशंस भी खुलने चाहिए। आयुष के ज़्यादा इंस्टीट्यूशन हो, हर डिस्ट्रिक्ट्स में हो। जब आप एक प्लेटफॉर्म पे लाके बराबरी पे खड़ा करेंगे, तभी उनकी सेवाएं लोगों तक ज़्यादा पहुंच सकती है और लोग इसका लाभ ले सकते हैं। जो हमारी सबसे पहले बात की ना, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। हम अपने खान पान में ही अगर तब्दीली करें, अपने लाइफस्टाइल में भी हम अगर चेंजेस लाएं, तो इसका प्रभाव ज़्यादा गहरा देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें वर्ष 2023 की, तो हमारी गवर्नमेंट ने भी इसे मिलेट ईयर घोषित किया गया है, जिसमें हमने मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए बात की जा रही है। तो इसका आप, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये किस प्रकार से, कितना प्रभावी हो सकता है? भारत सरकार की पहल पे, हमारे प्रधानमंत्री के पहल पे इसको पूरी दुनिया में अरब मिलेट के तौर पे मनाया जा रहा है। जो मोटे अनाज है, बाजरा, ज्वार, बाजरा, आपको रागी, जिसको मड़ुआ हम लोग कहते हैं, जौ, सब देखते हैं, इनको सेलिब्रेट करने का वो, इसकी वजह ये है कि ये जो अनाज है बहुत कम खर्च पे होते हैं। मतलब किसान को ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा खाद की इसमें ज़रूरत नहीं, इसलिए हम लोग थोड़ा ऑर्गेनिक ये मिल पाता है। दूसरे, इस पर खर्च कम है और ज़्यादा उपज होती है इसकी। इस वजह से 2-3 चीज़ें एक साथ सध जाती है। एक तो न्यूट्रिटिव वैल्यू अच्छी है इसकी, पेट के लिए राफेज होता है तो ज़्यादा अच्छा है, किसानों को भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। अदरवाइज़ नहीं तो चावल गेहूँ की खेती में ज़्यादा खर्च हो जाता है, फिर वो इतना ज़्यादा उर्वरक उसमें डालना पड़ता है कि वो पूरा सिस्टम, खाद आपके बॉडी में भी पहुँच रहा है। तो इस वजह से, इसकी एक वजह ये है कि भारत सरकार का एक मोटिव है पिछले 5-7 सालों से, वोकल फॉर लोकल। और ये यूनानी के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। यूनानी का कॉन्सेप्ट है कि आपको भगवान ने जिस एरिया में पैदा किया है, आपके हिसाब से खान पान, दवाएं, सारी चीज़, माहौल आपके हिसाब से वहाँ बनाया गया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत से आपको वहाँ रखा गया है। यही हम लोग अगर अमेरिका चले जाए, हम लोग जापान चले जाए, हम लोग अफ्रीका चले जाए, तो एडजस्टमेंट में दिक्कत होती है। हम यहीं के लिए फिट है। इसको लेके सरकार आगे बढ़ रही है कि उस एरिया में जहाँ आप रह रहे हैं, वहाँ का खान पान, वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ की जो भी स्पेशलिटी है, उसको बढ़ावा दिया जाए। इसका फ़ायदा आप देखेंगे कि बहुत सारे, हर क्षेत्र में, रिसर्च के फील्ड में, प्रौद्योगिकी के अलावा दूसरे भी फील्ड में हमारे जो लोकल एक्सपर्ट हैं वो डेवलप हो रहे हैं। और सोशल मीडिया की वजह से ये चीज़ें बहुत जल्दी से फैल भी रही हैं। इसका फ़ायदा, और इसी सिद्धांत से चाइना आगे गया है। उसने फैक्ट्रीज़ को घरों में शिफ्ट किया है, लोगों को घर से निकाल कर फैक्ट्रीज़ में शिफ्ट नहीं किया। जहाँ जो लोग हैं उनको वहीं काम दिया जाए। तो इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि लोगों का माइग्रेशन कम होता है, कॉस्ट कटिंग होती है। आपका एक मज़दूर जाके अगर दिल्ली में काम करता है तो 50% उसका खर्च होता है रहने जाने पे। तो हेल्थ में इसका फ़ायदा ये है कि लाइफस्टाइल डिजीज़, माइग्रेशन की वजह से बहुत सारी डिजीज़ होती है, उस पर कंट्रोल हो रहा है। और अब देखें कि इस एरा में ज़्यादातर बीमारियां वो हो रही हैं जो लाइफस्टाइल और खान पान से हो रहा है। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हमने बताया 70% है दुनिया में, उसका मैक्सिमम हिस्सा आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है। तो ये, और इन चीज़ों में आपको दवा कारगर ही नहीं है। किसी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के लिए, मैक्सिमम के लिए एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल, एंटीवायरल का कोई रोल नहीं है। ये बड़ी बात समझनी कि 70% से ज़्यादा लोगों को दवा की ज़रूरत ही नहीं है। तो उनको जो हमको थेरेपी देनी है वो लाइफस्टाइल ठीक करना है, उनकी दवा, उनके खान पान को सही करना है। तो इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ के लिए आपको काउंटर पे जाके दवा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों को अगर हम ध्यान देते हैं, तो डिज़ीज़ को अगर समझ लेते हैं, तो उसके निवारण में बहुत आसानी मिलती है।
यही काम, और प्रिवेंशन की आपने बात की कि अभी दुनिया में सबसे अच्छा रिसर्च वो हो रहा है जो प्रिवेंशन पे कर रहे हैं। लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास अवेयरनेस है, एजुकेशन है, वो बीमार होना चाहते ही नहीं है। इसलिए वेलनेस का कॉन्सेप्ट आया कि हम ठीक रहें और अपनी ज़िंदगी को मैक्सिमम उसका हम यूटिलाइज़ कर सकें। तो जो रिसर्च हो रहा है वो भी ज़्यादातर प्रिवेंशन ओरिएंटेड हो रहा है। आप देख सकते हैं सरकार की जितनी योजनाएं चलती, हेल्थ की योजनाएं, ज़्यादातर आपको प्रिवेंशन पे। बच्चों को वैक्सीनेशन से लेके मदर जब कंसीव करती है उनको सप्लीमेंट्स देना, एल्डरली के लिए सप्लीमेंट्स देना, इन सारी चीज़ों में हम प्रिवेंशन के कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा अवेयर करें कि वो बीमारी ना पड़े। एक बार जब आप बीमार पड़ जाते हैं, ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन सीक्वल डेवलप हो जाता है। यानी जैसे ट्यूबरकुलोसिस हुआ, दवाएं शॉर्ट आप सही हो गए, लेकिन लंग्स पे वो धब्बे छोड़ जाते हैं। इसी तरह हर बीमारी के साथ है कि कुछ ना कुछ सीक्वल आपको छोड़ के जाता है। तो बेहतर है कि प्रिवेंटिव अप्रोच, प्रिवेंटिव रिसर्च और जो चीज़ें बताई जाती हैं जो बहुत मशहूर है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, उन चीज़ों को ध्यान में रखें और इसका इम्प्लीकेशन हम लोग खान पान और डेली लाइफ में, जो लाइफ स्टाइल में करें, तो फिर डॉक्टर की कम ज़रूरत पड़ेगी, हम जैसे लोगों की समाज में कमी भी आएगी और ज़्यादा सेहतमंद हम रह पाएंगे। बिल्कुल, हम सेहतमंद रह पाएँ इसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आपको खुद सचेत होने की, आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा। अपने खान पान से लेकर के अपने दिनचर्या पर आपको वर्क करना पड़ेगा, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। डॉक्टर तनवीर, हमने बहुत सारी बातें की, ट्रीटमेंट्स की, डिज़ीज़ की, यूनानी ट्रीटमेंट की। अगर हम बात करें आपके बारे में, अगर हम आपके बारे में कुछ जानना चाहें, आपका बचपन कहाँ बीता, आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, आपने कहाँ तालीम हासिल की, कैसे सब कुछ, कहाँ तब से लेकर अब तक का जो सफ़र रहा, कुछ बताना चाहेंगे? जी, असल में सहरसा एक डिस्ट्रिक्ट है जी। जहाँ मेरी पैदाइश हुई और पॉलिटिकली मेरे दादा इन्वॉल्व थे और हम लोग का एग्रीकल्चर असल पेशा देखा जाए तो बेसिकली वो, लेकिन फादर मेरे टीचिंग में थे। वो रिटायर करिए 2004 में। +2 वहीं स्कूल है, इस्लाम हाई स्कूल, वहाँ से मैंने स्कूल किया, बिहार सरकार का स्कूल है। उसके बाद मैंने +2 पटना से किया। +2 के बाद मैंने ग्रेजुएशन जो किया, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, वो मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो भारत की 3 टॉप यूनिवर्सिटी में आती है, वहाँ से मैंने किया, अजमल खान तिब्बा कॉलेज एक। और फिर मैंने पीजी जो रिसर्च है वो मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बैंगलोर से किया, जो भारत का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट है यूनानी का। अब तो गाज़ियाबाद में भी एक इंस्टीट्यूट आ गया है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना है, अगले ही साल यहाँ मेरी जॉब हो गई। तो अब फिर लौट के फिर एक सर्कल बन गया, बैक टू द होम, पटना में हूँ मैं और यहीं मैं 10 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ। इस संदर्भ में कि एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, जहाँ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। वहाँ 3 काम हम लोग करते हैं बेसिकली। एक पेशेंट को देखना ओपीडी आईपीडी में, स्टूडेंट को टीचिंग देना और रिसर्च करना, ये तीनों काम हम वहाँ पूरा करते हैं। जी। डॉक्टर तनवीर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने सुबह के वक्त अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे और विशेष रूप से आपका धन्यवाद करना चाहेंगे, आपने यूनानी ट्रीटमेंट पे हमें इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। आपका तहे दिल से धन्यवाद। शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत, बिहार बिहान का भी, कि आप लोगों ने ये मौका दिया। थैंक यू। हमारी बातचीत हुई हमारे आज के ख़ास एक्सपर्ट से, हमारे आज के ख़ास अतिथि से। अब वक्त हो चला है आपको अलविदा कहने का, लेकिन जाने के पूर्व आप बखूबी जानते हैं हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप अपने ख़त, अपने विचार हम तक ज़रूर पहुंचा पाए। इसके लिए आपको नोट करना होगा हमारा पता, तो फटाफट उठाएं कागज़ कलम, नोट करें हमारा पता, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8000001। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com।